आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में दिया है कि स्प्रिंग दिखाई गई है, अनस्ट्रेच पोजीशन में सारी, और इस पे एक फोर्स लगाया जाता है, खींचना स्टार्ट करता है एक बंदा। द मैन एक्सर्ट अ कांस्टेंट फोर्स F ऑन द ब्लॉक, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। पहले भी बता चुके हैं टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो टाइम पीरियड में लिख सकता हूं T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट कैसे निकालें? ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, तो k इक्विवेलेंट की पहले आप निकालिए वैल्यू। k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 k3 का सीरीज इक्विवेलेंट, k2 k3 डिवाइडेड बाय k2 प्लस k3। सॉल्व करिए इसको पूरा, आएगा k1 k2 प्लस k1 k3 प्लस k2 k3 डिवाइडेड बाय k2 k3, k2 प्लस k3। ये आपको k इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी, आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा और आप यहां से फ्रीक्वेंसी भी पता लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पता लगा लेंगे 1/t से फ्रीक्वेंसी। ये आ गया साहब हमारा आंसर। अब इसके बाद पूछा इन्होंने एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करें कि स्प्रिंग जो है k इक्विवेलेंट यहां पे लगी हुई है, इनिशियली ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, अनस्ट्रेच्ड, और इस पे फोर्स लगाया जाता है F। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी पूरे सिस्टम की, और ये अभी भी लग रहा है F के बराबर। तो मैं मान लेता हूं कि इस इनिशियल पोजीशन से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x डैश के बराबर है, x डैश के बराबर है। तो यहां से यहां के बीच में मैं लगा सकता हूं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा F इंटू एक्स वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स माइनस हाफ इंटू k इक्विवेलेंट इंटू x डैश का स्क्वायर, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो x डैश से एक h डैश गया और आपको मिल जाता है यहाँ से 2F अपॉन k, 2F अपॉन k इक्विवेलेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x डैश। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है हमेशा मीन पोजीशन से, तो आप मीन पोजीशन भी निकाल लीजिए। मीन पोजीशन निकालेंगे यानी कि यहाँ पे इस पे फोर्स जीरो होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स F, यहाँ पे k x नॉट फोर्स, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की निशानी है, और यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तो x नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगी F अपॉन k इक्विवेलेंट। तो हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन कितना है 2F अपॉन k इक्विवेलेंट, यहाँ पे एक्सटेंशन कितना है F अपॉन k इक्विवेलेंट, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास F अपॉन k इक्विवेलेंट। सो F अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k1 k3, और ये आ जाएगा आपके पास k2 प्लस k3। ये आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग शोन इन फिगर व्हेन द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, आल्सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और हर एक स्प्रिंग में जो स्टोर्ड एनर्जी है एट इक्विलिब्रियम वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं इन तीनों स्प्रिंग की जगह एक सिंगल स्प्रिंग जो है यहाँ पे लगा सकता हूँ, और उस सिंगल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो होना चाहिए k इक्विवेलेंट के बराबर, और वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ये जस्ट सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से 1 अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3। तो यहां से आपको मिल जाएगा k1 k2 k3, और यहां आपको मिलने वाला है k2 k3 प्लस k1 k3 प्लस k1 k2 1 अपॉन k इक्विवेलेंट। तो आपको यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाती है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, which is k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k3 k1 डिवाइडेड बाय k1 k2 k3। ये तो हो गया आपका टाइम पीरियड। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द स्प्रिंग।
जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि k इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है k इक्विवेलेंट इनटू x नॉट व्हिच इज द टोटल एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग इज इक्वल टू mg के बराबर ये होने वाला है। तो x नॉट की वैल्यू को लिख सकता हूं मैं किसके बराबर होगी, mg अपॉन k इक्विवेलेंट के बराबर। और मैं क्या कह सकता हूं कि इन तीनों में जो इंडिविजुअल एक्सटेंशन होने वाला है, तीनों में जो इंडिविजुअल एक्सटेंशन होने वाला है, दैट इज लेट्स से x1 x2 और x3, और इन तीनों का समीशन जो है किसके बराबर होगा, x0 के बराबर होने वाला है। इक्वेशन नंबर 2 में इसे बुला सकता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 1 में बुला सकता हूं। अब ये बात हम जानते हैं कि एक आइडियल स्प्रिंग्स हैं और आइडियल स्प्रिंग में जो नेट फोर्स होता है किसी भी स्प्रिंग के ऊपर वो 0 के बराबर होता है, बिकॉज आइडियल स्प्रिंग का मास 0, और मैं न्यूटन सेकंड लॉ से कह सकता हूं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स किसी भी स्प्रिंग पर 0 होगा। यदि ये वाली स्प्रिंग K3X3 फोर्स लगा रही है तो ये वाली K2X2 लगा रही है और ये K1X1 लगा रही है, तो मैं किसी भी स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना के कह सकता हूं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं तो इस पे लगेगा नीचे K3X3 और इस पे लगेगा इधर K2X2 और ये K1X1 सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिख सकता हूं मैं K1X1 is equals to K2X2 is equals to K3X3 is equals to K equivalent into X0। इक्वेशन नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहां से हमें X1 की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली हमें X1 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, यहां से आप जो वैल्यू है X1 की लिखिए। X1 आपको मिल जाएगा, इसको मान लीजिए सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट लेट्स से लैम्डा मान लेते हैं इसको। सो X1 की मिल जाएगी अब वैल्यू आपको लैम्डा अपॉन K1, X2 की वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा अपॉन K2, X3 की वैल्यू लैम्डा अपॉन K3 और X0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी लैम्डा अपॉन K इक्विवेलेंट। सो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है लैम्डा अपॉन K1 प्लस लैम्डा अपॉन K2 प्लस लैम्डा अपॉन K3 कर क्या है ओके इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन, तो मतलब सॉल्व कर लेंगे, कहने का मतलब ये है, कैलकुलेशन लेंथी हो गई है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमें x1 की वैल्यू निकालनी है, आई थिंक इसी से निकल जाएगी, काम निकल जाएगा इससे, थर्ड इक्वेशन से निकल जाएगा K1 x1 इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट x0 डिवाइडेड बाय K1, और x0 की वैल्यू हम जानते ही हैं, ये Kx0 किसके बराबर है, mg के बराबर। सो इट्स बेसिकली mg अपॉन K1, mg अपॉन K1 वैल्यू है x1 की, और x2 की वैल्यू कितनी है mg अपॉन K2, और यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी है mg अपॉन K3। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, कितना आ जाएगा हाफ इंटू K1 इंटू x1 का स्क्वायर, हाफ इंटू K1 इंटू x1 का स्क्वायर विच इज m स्क्वायर g स्क्वायर बाय K1 स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स K1 स्क्वायर। सिमिलरली आप बाकी स्प्रिंग्स में भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट विल बी m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स उसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कर लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है आपको कि स्ट्रिंग, स्प्रिंग और पुली जो दिखाए हुए हैं वो मासलेस हैं, लाइट हैं, तो आपको टाइम पीरियड बताना है मास m का। इस m मास का टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल करूंगा वो है एनर्जी मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो मेथड होते हैं, फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड। फोर्स मेथड में हम इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं x अमाउंट से, x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर उसके ऊपर जो टोटल रीस्टोरिंग फोर्सेज हैं वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और फोर्स की वैल्यू जो है वो x के प्रोपोर्शनल आ जाती है। तो हम कहते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और वहां से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल दी जाती है। दूसरा तरीका इसका एनर्जी मेथड है, जिस मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी टाइम t बराबर t पर जब इसके मूविंग जो इसके पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तब हम इसकी टोटल एनर्जी लिखते हैं। टोटल एनर्जी का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी SHM की यदि है तो वो कांस्टेंट होती है, टाइम के साथ वो वेरी नहीं करती है, तो हम फिर उसका डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो वही मेथड यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी टाइम t बराबर t पर मैं इसकी टोटल एनर्जी लिखूंगा, और वो टोटल एनर्जी टाइम से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और वो टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जो होगा d ऑफ टोटल एनर्जी बाय dt वो 0 के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। अब देखते हैं इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इस समय इसकी, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये x नीचे आ जाता है ब्लॉक, ये x नीचे आ जाता है ब्लॉक, तो मैं कह सकता हूं स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो x के बराबर होगा, x के बराबर एक्सटेंशन होगा। ठीक, और इस समय इसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं v के बराबर है,
v के बराबर है। इसमें x प्लस एक्स नॉट आ जाएगा ना, x प्लस एक्स नॉट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन है, तो x प्लस एक्स नॉट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग, और ये x नीचे आ चुका है और इसकी वेलोसिटी v मान लेता हूं। तो यहाँ पे मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात करूं तो आपको मिलेगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे आ चुका है तो माइनस ऑफ mgx, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं मैं हाफ इंटू k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल की मदद से करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी 2v इंटू dv बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ mg, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dx बाई dt, dx बाई dt, और यहाँ पे आपको मिलेगा हाफ इंटू k इंटू 2 टाइम्स x प्लस एक्स नॉट, 2 टाइम्स x प्लस एक्स नॉट इंटू dx बाई dt, और ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए बेटा dx बाई dt जो है वो वेलोसिटी है, dx बाई dt वेलोसिटी है, dx बाई dt वेलोसिटी है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इन सारी टर्म्स में से। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है यहाँ से m इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए mg, और यहाँ मिलेगा माइनस ऑफ k टाइम्स x प्लस एक्स नॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ma which is net force on the object is equals to mg minus of kx minus of kx naught। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ k बाय m इंटू एक्स, और प्लस में g माइनस ऑफ kx नॉट डिवाइडेड बाय m। अब आप जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म से कोई भी असर नहीं पड़ता है टाइम पीरियड पे, फ्रीक्वेंसी पे, तो इन टर्म्स को आप चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये कांस्टेंट है, दिस इज द एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये भी एक कांस्टेंट है, तो इनको आप भूल जाइए एक समय के लिए, बिकॉज मैं टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इनको भूल जाइए। यहां आ रहा है आपके पास एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग माइनस ऑफ समथिंग इनटू एक्स, इसको कंपेयर करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आपको मिल जाती है k बाय m के बराबर, सो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ k बाय m, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपको मिल जाती है 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई अंडर रूट m बाय, तो आपको टाइम पीरियड यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जिस कांस्टेंट टर्म्स को आपको नेग्लेक्ट करना है, बिकॉज वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, तो हमें कांस्टेंट टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं एक समय के लिए, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर होगा जो x के साथ लिखा है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया है कि सिचुएशन में, इस सिचुएशन इस तरह की दी है कि दो मासेस हैं, सेम मास है उनका, दो ब्लॉक्स हैं सेम मास के, उनके बीच में एक स्प्रिंग बंधी हुई है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है। ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं इनको डिस्प्लेस किया जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में और रिलीज कर दिया जाता है। ये और ये जो हैं दोनों ब्लॉक्स को डिस्प्लेस किया जाता है इक्वल अमाउंट से ऑपोजिट डायरेक्शंस में और रिलीज कर दिया जाता है। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, ठीक। तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो होगा कहीं यहां पर, सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास। अब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं x अमाउंट से और इसको डिस्प्लेस करता हूं x अमाउंट से, तो मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा इसकी पोजीशन में। ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं ये x डिस्प्लेस हो चुके हैं, तो मैं टोटल एक्सटेंशन स्प्रिंग में बता सकता हूं, टोटल एक्सटेंशन जो है वो 2x के बराबर आ चुका है, 2x के बराबर टोटल एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में आ चुका है। और जैसे ही इसको रिलीज किया जाएगा, जैसे ही इसको रिलीज किया जाएगा, तो इनकी वेलोसिटी है, मैं मान लेता हूं v के बराबर मान लेता हूं। तो किसी टाइम t बराबर t पे मैंने सिचुएशन मानी है कि x डिस्प्लेस्ड ये है, x डिस्प्लेस्ड ये है, और टोटल एक्सटेंशन 2x के बराबर है, इनकी स्पीड जो है v के बराबर है, तो टोटल इनकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सो यदि मैं टोटल एनर्जी की बात करूं E, वो कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के इंटू 2x का स्क्वायर, ये आपके पास टोटल एनर्जी है किसी टाइम t बराबर t पर। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो
आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ mv स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स kx स्क्वायर बाय dt इज इक्वल्स टू 0। तो मिलेगा m इंटू 2v dv बाई dt प्लस 4kx इंटू dx बाई dt इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए आपको क्या मिलता है कि dx बाई dt दिस इज द वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक 2 से एक 2 यहां चला जाता है और आपको यहां पे क्या मिलता है that m into dv by dt is acceleration is equals to 2kx माइनस में, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है माइनस ऑफ 2k by m into x। इसको आप इक्वेट करिए ओमेगा स्क्वायर x से, तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाती है अंडर रूट ऑफ 2k by m और यहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा t is equals to 2 pi अंडर रूट m by 2k। तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो एनर्जी मेथड से आप देख सकते हैं कितना जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी साइड A और B है और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है सीलिंग से बाय यूजिंग पैरेलल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L ईच। तो ये हमने रस्सियों से ऐसे लटका दिया है इस रेक्टेंगुलर प्लेट को और क्या कहा है यहां पे ध्यान से पढ़िएगा। द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली इन इट्स प्लेन, अपने ही प्लेन में इसको डिस्प्लेस किया जाता है कीपिंग द स्ट्रिंग्स टाइट। अब अपने ही प्लेन का मतलब क्या हुआ? अपने ही प्लेन का मतलब ये हुआ कि इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया जाता है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया जाता है। इसको उठा के ऐसे छोड़ दिया तो ये क्या होगा इसके साथ, ये इस तरह से डिस्प्लेस करने वाली है, इस तरीके से ये डिस्प्लेस करेगी। तो हमें इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो यदि मैं इसका आपको व्यू दिखाता हूं, दूसरा व्यू यदि इसका दिखाऊं मैं, यहां से देखने पर क्या दिखेगा, साइड से देखने पर क्या दिखेगा कि आपको एक यहाँ पे एक लाइन दिखने वाली है, एक रस्सी दिखेगी, इसी के पीछे दूसरी रस्सी है। ये रस्सी पहली वाली है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाली रस्सी दिखेगी, दूसरी वाली रस्सी इसके पीछे आ जाएगी और ये वाली जो साइड है A के बराबर, आपको यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिखेगा इस तरीके से, इतना सा पार्ट दिखेगा आपको, इतना सा पार्ट दिखेगा और ये वाली जो डायमेंशन है ये A है और ये B है और अंदर वाली जो है पता नहीं है, तो आपको ये A दिखने वाला है इस तरीके से। B वाली जो डायमेंशन है वो आपको नहीं दिखेगी और इसको डिस्प्लेस किया है इसी के प्लेन में, यानी कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन चुकी है। हमने इसको डिस्प्लेस किया है एंगल थीटा से, छोटा सा एंगल डिस्प्लेस किया है थीटा, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जैसे एक सिंपल पेंडुलम को हमने ऑसिलेट करवाया हो कि यहाँ पे एक मास है, मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दिया और इसको छोड़ दिया गया है, तो ये ऐसे 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 एज अ पार्टिकल जो है ये अपना मोशन करती है रेक्टेंगुलर प्लेट। तो जो टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का आता है वही टाइम पीरियड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। t is equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ m by l by g, सॉरी l by g, 2 pi अंडर रूट l by g आपको आंसर मिल जाएगा, बिकॉज ये एक ऐसी बात हो गई जैसे एक सिंपल पेंडुलम को हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आ गया 2 pi अंडर रूट l by g। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। एक 1 kg का ब्लॉक है जो SHM करता है, एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर के बराबर एम्पलीट्यूड है, इसका मास 1 kg के बराबर है, इसको m मान लेता हूं और एम्पलीट्यूड है A0, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और रीस्टोरिंग फोर्स का यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है आपको K। ब्लॉक ऑफ मास 3 kg यानी इसका ट्रिपल जो मास है 3m, इसके ऊपर रख देते हैं जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है। तो छोटे वाली ब्लॉक की बात करें, छोटा वाला ब्लॉक जब मीन पोजीशन से गुजर रहा है, मीन पोजीशन पे जानते हैं किसी SHM करते हुए ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड होती है और स्पीड की वैल्यू a ओमेगा के बराबर होती है, यानी कि जस्ट बिफोर द कोलिजन मैं कह सकता हूं इसके पास जो स्पीड है वो a ओमेगा के बराबर है, a ओमेगा के बराबर a0 ओमेगा लिख देता हूं और a0 इंटू ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ k बाय m मैं लिख सकता हूं, k बाय m इसकी वैल्यू है, दिस इज द स्पीड, इस समय जो स्पीड है इसकी v। अब क्या होता है कि इस ब्लॉक को रख दिया जाता है, इस ब्लॉक को जस्ट इसके ऊपर से रख दिया जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो फोर्सेस लगे हैं इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है अभी भी, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जब ये साथ साथ चलेंगे, जब ये साथ साथ चल रहे हैं, इनकी कॉमन वेलोसिटी लेट्स से vc से, और इस vc की वैल्यू लिख सकता हूं मैं कि नया एम्पलीट्यूड a डैश इनटू अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m प्लस 3m। तो मीन पोजीशन मतलब यानी कि मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड पहले इस सिंगल ऑब्जेक्ट की भी मैक्सिमम स्पीड यहां पर थी और इस कंबाइंड सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड भी यहीं पर होने वाली है। तो मैं यहां पे लिख दिया कि इस नई मीन पोजीशन पर, इस मीन पोजीशन पर जो इसकी स्पीड है नए सिस्टम की, वो हो जाएगी आपके पास नया एम्पलीट्यूड इनटू नया ओमेगा, नया इनटू ओमेगा। अब यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल कर सकता हूँ कि यहाँ आपके पास लीनियर मोमेंटम था स्मॉल m इंटू ए नॉट अंडर रूट ऑफ k बाय m, और बाद में लीनियर मोमेंटम कितना हो चुका है, टोटल मास 4m इंटू फाइनल स्पीड कितनी है a डैश इंटू अंडर रूट ऑफ k बाय 4m। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एक m से एक m चला गया, एक m से एक m चला गया, k से k चला गया, आपको मिलता है यहाँ से a नॉट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a डैश 1/4 का हो जाएगा अंडर रूट 1/2, 2 से चला गया तो सो a डैश आपको मिल जाता है a नॉट बाई 2, 0.1 मीटर डिवाइडेड बाई 2, 0.05 मीटर। आपको आंसर मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड। और क्या पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी k बाय 4m के बराबर हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें, हो जाएगी k बाय 4m के बराबर, अंडर रूट ऑफ k की वैल्यू 100, 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है 1 kg। सो इट्स 5 रेडियन पर सेकेंड आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। और यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, हो जाएगा आपके पास 5 अपॉन 2 पाई हर्ट्ज। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है आपको 28 सॉरी, left block in this figure moves at a speed v towards the right block placed in equilibrium। ये इक्विलिब्रियम में है। अब हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, ना स्प्रिंग कोई फोर्स लगा रही है ना ये इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक, सब नॉर्मल बात है। अब ये v स्पीड से आ रहा है, स्मूथ सरफेस पर चल रहा है। ऑल कोलिजन टू टेक प्लेस आर इलास्टिक, यानी जितने भी कोलिजन होंगे ब्लॉक के, ब्लॉक वॉल के, वो सब इलास्टिक हैं। एंड द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, शो दैट द मोशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स आर पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो हमें यहाँ पे ये शो करना होगा कि ये मोशन रिपीट करता है अपने आप को एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद, एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक मोशंस। इन मोशंस का टाइम पीरियड भी आपको कैलकुलेट करना है। नेग्लेक्ट द विड्थ ऑफ द ब्लॉक, इन डायमेंशंस के कंपैरिजन में इन ब्लॉक का साइज आपको बहुत छोटा मानना है। तो देखिए, एक बात आपको यहाँ पे याद करनी होगी कि हमने कोलिजन के समय पढ़ा था कि यदि ब्लॉक्स का मास एक समान है, हेड ऑन कोलिजन करते हैं, इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन है, सेम मास के ब्लॉक हैं, तीन चीजें यहाँ पे, हेड ऑन होना चाहिए और सेम मास होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, तो उनकी वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन स्वैप हो जाती हैं। जो स्वैप हो जाती हैं वेलोसिटी, समझ गए इस वर्ड से ही। और दूसरी बात यह है कि यदि इलास्टिक कोलिजन है एक स्टेशनरी वॉल से, तो स्पीड वही मिल जाती है उसको, जो स्पीड से गया था उस स्पीड से लौट के आ जाता है। हेड ऑन वॉल के साथ कोलिजन हो रहा है इलास्टिक, तो दो चीजें याद रखेंगे। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। ये ब्लॉक जो है ये जाता है, बिकॉज ये स्मूथ सरफेस पर चल रहा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूं ये कांस्टेंट स्पीड v से चलेगा, कांस्टेंट स्पीड v से चलेगा। ये पहुंचता है यहां, ये पहुंचता है यहां पर विद स्पीड v। इसकी स्पीड कितनी है, 0 के बराबर। ये आपके पास ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दोनों के मासेस बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है दो सेम मास के ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इनकी वेलोसिटियां स्वैप हो जाएंगी, यानी इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी आफ्टर द कोलिजन। तो मैं यदि डायग्राम बनाता हूं यहां पे कि ये जो ब्लॉक है स्मॉल n, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, और जो ये दूसरा ब्लॉक था वो रेस्ट पे आ जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे
रेडीमेड जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करूंगा कि यदि ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, यदि कोई भी फ्रिक्शन यहां पर नहीं है तो जिस स्पीड से ये गया था उसी स्पीड से वापस आएगा इसी जगह पर बिना कोई लॉस के। तो ये बेचारा जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा और वापस लौटेगा। ये वापस लौट रहा है अब वेलोसिटी v से और इसको अब टक्कर मारता है, इसको अब टक्कर मारता है। यहां पे स्प्रिंग जो है बंधी हुई है इस तरीके से। अब टक्कर इसको मारेगा, फिर से एक इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है सेम मास के ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो इनकी वेलोसिटी जो है फिर से एक्सचेंज हो जाने वाली है। तो अब क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है इसको वेलोसिटी मिल जाएगी v और इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी इसको। तो हमारा ये जो ब्लॉक है ये मूव करता है विद वेलोसिटी v और ये जो स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक है ये थम जाता है यहीं पर रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, यहाँ बिल्कुल रुक जाता है यहाँ पे। अब ये ब्लॉक एक स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अब जो आपका ये ब्लॉक है, स्प्रिंग वाला जो ब्लॉक है वो तो रेस्ट पर रहेगा और ये वाला जो ब्लॉक है ये जाएगा यहां तक, इस वॉल तक जो है ये मूव करेगा और ये डिस्टेंस कितनी है, L के बराबर डिस्टेंस है। इसकी वेलोसिटी बेटा v के बराबर है। मैंने आपको समझाया था कि यदि एक हेड ऑन कोलिजन स्टेशनरी वॉल के साथ हो रहा है इलास्टिक, तो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। बेसिकली ये जो वेलोसिटी इसके पास v है ये वापस से इसको मिल जाएगी ऐसे। तो ये हमारा जो ब्लॉक है बेटा ये वापस से मूव करने लगेगा आफ्टर द कोलिजन विद द वॉल v स्पीड से, और v स्पीड से मूव करेगा। हमारा ये जो ब्लॉक है दूसरा ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहां तक पहुंच जाएगा, ये यहां तक पहुंच चुका है v स्पीड से। और फिर क्या होगा, फिर से यही साइकिल रिपीट होने लगेगा कि ये यहां पहुंचेगा, यहां से ये होगा, 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 फिर यहां पे पहुंच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक जो है और यहां तक जो है वो एक कंप्लीट साइकिल हो चुकी है। कंप्लीट साइकिल में 1 2 3 4 5 6 7 डायग्राम मैंने बनाए हैं। जैसे ही 7वें डायग्राम पे पहुंचते हैं हमारा फिर से नया साइकिल ये चल जाता है। तो बिल्कुल सेम मोशन जो है रिपीट होने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि ये मोशन जो है ये पीरियोडिक नेचर का मोशन है। अब इस मोशन का टाइम पीरियड हमें निकालना है। टाइम पीरियड हमें निकालना है कितने समय में ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो ये देखिए बेटा, यहां से हमें नापना है, यहां से यहां तक का जो टाइम है, टाइम ऑफ कोलिजन, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है। तो ये वाला जो टाइम है कोलिजन में जो वेस्ट हो रहा है उसको हम इग्नोर कर देंगे। यहां देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये वापस आ चुका है। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक का एक SHM हो चुका है। तो ये अपनी मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड होती है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन तक आता है। तो मैं कह सकता हूँ इस दौरान जो टाइम जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है, कैपिटल T/2 के बराबर। तो यहां से एक्सट्रीम तक जाने में T/4, एक्सट्रीम से वापस आने में T/2। तो यहां से यहां तक का जो समय लगा है बेटा वो कितना है, कैपिटल T/2 के बराबर। और टाइम पीरियड कितना होता है स्प्रिंग मास सिस्टम में, 2π√m/k। तो आपको मिल जाएगा ये π√m/k। तो इतना टाइम बीत चुका है, इतना टाइम बीत चुका है यहां से यहां तक आने में। अब उसके बाद यहां से यहां टकराने में भी कोई समय नहीं जा रहा है, ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जा रहे हैं जो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कोलिजन में जो टाइम है। तो बेटा यहां से यहां तक ये टकराए, इसके बाद ये v स्पीड से चला, v स्पीड से गया यहां तक, कांस्टेंट स्पीड से चला है L डिस्टेंस। तो मैं यहां से यहां तक जाने का जो समय है बता सकता हूं कितना होगा, L/v। और उसके बाद यहां से यहां आने का जो समय है वो भी कितना होगा, L/v। सो L/v, L/v, 2L/v, और पहले कितना टाइम खर्च कर चुका है, π√m/k। तो टोटल टाइम जो है आपको मिल जाएगा इस पूरे मोशन का टाइम पीरियड इज π√m/k और प्लस 2 टाइम्स L/v। तो ये टोटल टाइम पीरियड आपको इस पीरियोडिक मोशन का मिल जाता है। ठीक,